वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लाऊं जो सीटेट की पेडागोजी चल रही है हमारी पेडागोजी संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि सीटेट में सबसे ज़्यादा यानी 90 नंबर के जो हमेशा क्या आती है, पेडागोजी आती है। 90 की पेडागोजी आती है जो हमारे सीटेट में आती है। ये अच्छे तो इसी संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है वो यदि आपने इससे पहले और नहीं देखे हैं तो इससे संबंधित जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और उसकी थ्योरी वाली सेशन भी है जो सब्जेक्टिव है वो 60 नंबर की आती है, 60 नंबर, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अलग से देख लीजिए आप लोग। क्लियर? चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। पेडागोजी जो बाल विकास है हमारा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की शुरुआत करते हैं। तो इसी संबंधित आज सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा, बाल विकास पहले आप समझ लिए बाल विकास होता क्या है। बाल विकास यानी बालक के विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हमारा बाल विकास होता है। यानी बालक का विकास किस किस तरीके से होता है, कैसे होता है, कब किस अवस्था में क्या होता है, इस यही हमारा बाल विकास कहलाता है। बालक का विकास, बाल यानी बाल, बालक, विकास यानी उसका डेवलपमेंट। क्लियर? शिक्षा शास्त्र क्या होता है? शिक्षा शास्त्र मतलब ये होता है कि हम जो शिक्षक है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनेंगे तो आप उसे किस तरीके से कन्विंस करेंगे, किस तरीके से उसे पढ़ाएंगे। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको बच्चों को कन्विंस करने का तरीका, यानी कि बच्चों को जो सिखा रहे हैं आप वो कैसे किस तरीके से आप सिखाएंगे उसको, वही होता है शिक्षा शास्त्र। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें। किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है। देखिए जब आप मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कैसे पता लगाएंगे, आप कैसे पता लगाएं कि आपने बालक को पूर्ण ज्ञान दे दिया है, कैसे पता लगाएंगे, मतलब उसने पूर्ण उसका प्रमाण यानी उसका प्रमाण पत्र कैसे मिल जाएगा। जब आपने किसी उसको कुछ सिखा दिया है तो कैसे सिद्ध करेंगे, क्या क्या वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, क्या आप अपने ज्ञान को भलीभांति समझा है, अपने ज्ञान को भलीभांति समझा है, उससे सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, उससे ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है। तो देखिए इनमें जो ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा जो सफलतापूर्वक प्रयोग करे। देखिए जब कोई बच्चा सीखता है, कोई चीज सीखता है तो जो भी उसने सीखा है आप उससे संबंध में कुछ पूछ रहे हैं, जो आपने सिखाया है, जो उसने सीखा है, तो उसी संबंध में आप कुछ पूछेंगे तो जो भी आपने बताया होगा सिर्फ वही का प्रयोग, उसी का प्रयोग करके आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देगा। यानी आपने जो कुछ को सॉल्व कोई मैथ ही सॉल्व कराया है कि आपने 2+2 बताया तो आप उससे ये पूछेंगे तो वो सिर्फ इसी तरह से बताया कि 2+2, जो बात आपने की है वही बात करेगा। यानी जो जिस तरीके आपने समझाया है उसी तरीके से वो आपको समझाया, उसे बताया कि यानी जो कोई कार्य है वो किस तरीके से किया है, तो वो वही यानी कि वही ज्ञान को सफलतापूर्वक प्रयोग करना, वही उसका प्रमाण पत्र होता है। कि आपने ये परीक्षा होती है कि आपने कुछ बताया है उसे तो वो उसने देकर के दे दिया, वही उसका प्रमाण, तो आप उसको क्या पास करेंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बालकों को शैक्षिक उपलब्धि, बालकों को शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? अशैक्षिक कारक, देखिए जैसे कि बालक ने कोई शिक्षा ग्रहण की है, बालक ने कोई शिक्षा ग्रहण की है, तो ऐसा कौन सा कारण है जो अशैक्षिक कारक प्रभावित करता है। यानी कि शैक्षिक यानी कि आपने किस तरीके से उसको उपलब्ध कराया है, क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या होना चाहिए। देखिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए क्या संवेग से मुक्ति कराएंगे, संवेगों से मुक्ति कराएंगे क्या, विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व का, या स्वाध्याय की आदतें। देखिए इनमें से जो हम कह सकते हैं, इनमें से हमारा एक भी ऑप्शन नहीं होगा, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आप तभी सिखा पाएंगे जब उसको प्रेरित करेंगे,
जब बालक को सबसे महत्वपूर्ण है प्रेरणा, और उसको यदि आप प्रेरणा देंगे किसी चीज को सिखाने के लिए, तभी वो सीखेगा, प्रेरित होगा, तभी वो कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। देखिए जब कोई व्यक्ति बार बार वही काम करता है वही काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक अभ्यास कराता है। क्लियर है। तो इसमें तत्परता में तुरंत काम करना, तुरंत सूझ आई और उसने तत्पर किया, प्रभाव यानी कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव डाल रहा है उस पर, तो इनमें से ये तो नहीं होंगे। तो ये यानी कि बार बार दोहराने की क्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये बार बार दोहराने या अभ्यास कर रहा है, वो अपने आप में क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मार भगा दिया। एक बालक ने बिल्ली को डंडे से मार के भगाया। अब बिल्ली जब भी आती है तो बालक को देखती है। क्लियर है। तो यहां पर क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या बैठ गया, एक डर बैठ गया। उसके अंदर क्या बैठ गया, एक डर बैठ गया। तो क्या क्या अनुकरण तो करेगा नहीं। अनुकरण में क्या होता है, कोई सीखना उसको दोहराना, कोई बोल रहा है तो उसको दोहराना। क्लियर, नकल करना। ये सूझ उसके अंदर तो कोई सूझ तो है नहीं, कोई इसके कोई काम किया तो वो सूझ यानी कि प्रयास भी नहीं कर रहा है, त्रुटि नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है इसमें। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर संबंध यानी बालक से जो संबंध है उसका किसका, बिल्ली का सह संबंध द्वारा क्रिया, इसने क्या उसके संबंध को दर्शाया है और यहाँ पर वही सीख मिली सह, यानी कि उसके संबंध द्वारा वो सीखा गया कि हमें यदि बालक से संबंध अपने को जोड़ रहा है बिल्ली, तो क्या है बिल्ली अपना संबंध कैसे जोड़ रही है बालक से, कि बालक से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर वो डर रही है बालक को देख के, क्योंकि उसे डंडे से ही मार के भगा दिया था। इसलिए तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने से उत्साह हो, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है, उसे कहते हैं। देखिए ऐसा कारक बताइए, ये पूछा है कि ऐसा कारक बताइए जो बालक के उत्साह को बढ़ाता हो और घटाता भी है। देखिए जब किसी क्या अधिगम भी से होता है सीखना, स्वधारणा ये भी नहीं हो सकते कि जब हम कोई बालक को कोई वस्तु सिखाते हैं, कोई प्रयोग करना सिखाते हैं, कुछ करना सिखाते हैं, कोई भी चीज वो उसको सिखाते हैं, वो तो वो क्या करता है, उसको सबसे पहले अभिप्रेरणा करेंगे, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब सबसे पहले उसको क्या करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, यानी उसे मोटिवेट करेंगे, उसे बताएं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, मोटिवेट उत्साहित करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा सबसे पहले ये हो जाएगा कि यदि आप उसके अंदर प्रेरणा नहीं जगाएंगे तब तक वो कोई भी चीज सीखने में सक्षम नहीं होगा, यानी वो सीखने में रुचि नहीं लेगा। तो क्लियर, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। देखिए मनोविज्ञान की बात करें तो सीखना उन्होंने क्या बताया है, तो मनोविज्ञान की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो व्यवहार में, यानी सीखना मतलब होता है जब आप कोई वस्तु सीखते हैं तो आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वही जो व्यवहार में परिवर्तन लाना ही वही सीखना होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए, यहां पर बच्चा जो है, शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चे को पूरी तरह से उसमें स्कूल में व्यस्त रखने की बात कर रहा है। यही कर रहा है कि यदि व्यस्त रखा जाए तो निम्न में से कौन सी समस्या पैदा होगी, कोई समस्या हो जाएगी या नहीं होगी, ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यानी कि इसको वाक्य को पूरा करने के लिए बात दिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसको यदि आप पूरे दिन, यानी पूरी जब तक स्कूल का कार्यक्रम चलता है तब तक यदि आप उसको व्यस्त रखेंगे तो इसमें कौन सी
क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। देखिए वहां जब आप बच्चे को रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये भी हमारा नेगेटिव क्वेश्चन जा रहा है। अब छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर इस तरह की बातें करनी ही नहीं है बच्चों के साथ। यदि आप टीचर हैं तो इस तरह की कोई बात करनी नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जब किसी बच्चे को आप पूरी दिन ध्यान रखेंगे तो अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चा अनुशासन ही रहेगा, अनुशासित ही रहेगा। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक। देखिए यहाँ पर अंतर्भूत का मतलब क्या कह रहा है, अंतर्भूत यानी उससे अंतरात्मा से अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित मतलब उसे मोटिवेट करना या प्रेरित करना किसी कार्य को सीखने के लिए, तो वही होता है। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पुरस्कार पाने की स्थिति। पुरस्कार की बात आ जाए तो यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव है, इसको काट देना। दंड देने की बात आया तो यहाँ पर काट देना। अध्यापक डर वाली इस तरह की बातें आया, बच्चों को डरा धमकाकर वाली बातें आया, तो इसको बिल्कुल नेगेटिव होते हैं ये पॉइंट सारे। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ज्ञान को वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करना। तो इसका राइट ऑप्शन ये पॉजिटिव है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिगम का पर्यंत और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसने सबसे पहले किया था। देखिए यहाँ पर यदि अधिगम या भूल कोई शब्द आ जाए, इसमें लिखा हो भूल आ जाए अधिगम से संबंधित, तो यहाँ पर आंख मीच कर लगा देना थार्डाइक। राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, जो थार्डाइक, जो अभ्यास और भूल से संबंधित ये तत्परता का नियम भी इन्होंने दिया था। अब भूल और त्रुटि का नियम भी इन्होंने दिया था। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रभाव का नियम भी दिया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार, अंतर्दृष्टि यानी अंतरात्मा से बात कर रहा है, के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि अंतर्दृष्टि कैसी होनी चाहिए बालकों में, जैसे बालकों की बात नहीं चले, यहाँ पर बालक दिया है तो बालकों की बात करेंगे। वैसे यहाँ पर आप सभी के मन में कैसी अवधारणा होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर बालक संबंधित पूछ रहा है, तो बालक संबंधित क्या कोई आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचें कि उसकी विकास धीरे धीरे हो, उसकी सोचने की क्षमता धीरे हो या अनिश्चित हो। तो यहाँ पर नहीं, आकस्मिक होना चाहिए, यानी कि जब भी कोई वो कार्य करे तो अचानक से उसके मन में विचार आना चाहिए। इसी तरह से आपको उसकी शिक्षा देना है। क्लियर। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी कार्य करे, कोई भी सवाल करे या कुछ भी करे, तो सबसे पहले उसके अचानक से क्या करना चाहिए, उसे उसकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि अचानक से उसका सॉल्व सामने आ जाए। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। देखिए अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। देखिए ऐसी कौन सी विशेषता है, अच्छे प्रश्न कैसे होते हैं ये पूछा है, यहाँ पर नहीं है। इसमें से जो यानी कि इसमें से एक नहीं होगा और सारे तीनों सही होंगे। तो इसका ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन नंबर, देखिए आप कह सकते हैं कौन कौन सा है। देखिए प्रश्नों की स्पष्टता होनी चाहिए, ये तो सभी के लिए है। लेखों में स्पष्टता होनी चाहिए, प्रश्नों में स्पष्टता होनी, लेख यानी प्रश्न जब लिखते हैं लिखेंगे तो आप, तो स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। और विशिष्ट भी होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए। क्लियर। लेकिन निश्चितता नहीं होनी चाहिए, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। क्लियर। ये इसकी विशेषता क्या, अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर यही नहीं है हमारा सेकंड ऑप्शन, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 12 है बालकों के अधिगम के विकास में यानी अधिगम सीखने के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, क्या विद्यालय व्यस्त होगा तो आप सीख सकते हैं कुछ नहीं हो। विद्यालय अपने काम में ही लगा रहेगा तो आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। क्लियर है। और अधिक पाठ्य पुस्तकें, ज्यादा पुस्तकों के तभी आप कोई बच्चा नहीं सीख सकता। यदि ज्यादा पुस्तकें उसको दे दें तो क्या उसका वहीं पर डर लगा रहेगा कि इतनी किताबें देख कर कि वो डर जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है कोई भी चीज है उसको उत्प्रेरित करना, यानी जो वस्तु आप दे रहे हैं उसे कुछ सिखाने की, तो सबसे पहले आप उसे वातावरण के अनुसार ढालिए।
कि उसका वातावरण जो उसका एटमॉस्फेयर वो किस तरह का है, उसका वातावरण किस तरह का है, उसी तरह से उसको प्रेरित करिए, आप उसको सिखा पाएंगे। क्लियर। तो अधिगम से संबंधित यही पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि स्किनर द्वारा, देखिए यहाँ पर स्किनर जी महोदय हैं, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्वर्ण, पुनर्वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, याद रखिएगा। कि विचारधारा की है, देखिए यहाँ पर बात करें कि क्वेश्चन इसका जो आंसर है, देखिए सही ऑप्शन है हमारे, सही उत्तर पर पुनर्वर्ण देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए पुनर्वर्ण का मतलब क्या होता है? जब एक क्रिया दोबारा दोहराई जाए। जैसे कोई क्रिया है, आपने सकारात्मक क्रिया की, यानी कि कोई व्यक्ति है, आपने स्किनर को देखा हो, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने स्किनर प्रयोग किया था चूहे पर। जब चूहे पर प्रयोग किया, चूहे ने क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स था, उसमें चूहे को बंद कर दिया था। जब एक खाना था तो उसमें क्या है, एक उद्दीपक था, एक अनुक्रिया थी, यहाँ पर एक बटन लगा हुआ था, जो चूहा बार बार फुदक रहा था। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने जैसे उसका पैर पड़ा उस पर, तो उसका खाना उसके अंदर आ गया, उस पिंजरे के अंदर। जब पिंजरे के अंदर आया तो उसको, यानी कि उसको खाना मिल गया। जब उसको खाना मिल गया तो यानी वो उसके लिए लाभदायक वही होता है। अब जैसे ही वो, अब दोबारा उसको, उसने क्या किया, दोबारा उसने यदि वही प्रक्रिया दोबारा अपनाई तो उसे खाना दोबारा से मिलता है। यानी इसी तरह उसने कई बार किया तो खाना उसे मिल गया, यानी कि एक सकारात्मक प्रलोभन हो गया। तो ये इस तरह के वो सीख गया कि इस जो हमारा जो ये बटन है, इस पर यदि हम कुछ रखेंगे, इस पर हम आएंगे तो हमें खाना मिल जाएगा, तो वो बार बार वहीं पर जाता है, इसलिए उसे खाना मिल जाता है। तो यही होगा सकारात्मक पुनर्वलन। कहते एक नकारात्मक होता है, नकारात्मक एक पुनर्वलन। लेकिन नकारात्मक, यदि यहाँ पर नकारात्मक ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलते हैं, यदि चूहा एक पिंजरे बंद है, यदि चूहा पिंजरे बंद है तो यहाँ पर क्या करेगा वो, यदि खाने की जगह उस पे यदि यहाँ पर कोई पत्थर रख दें, और जैसे ही वो उस पे आएगा और इस पे जाकर उस और ये नीचे दबेगा और ये खाना सीधे इसके सिर पे गिरेगा, मतलब कोई पत्थर इस पे गिरेगा तो यह उसको नुकसान होगा। तो ये हो गया नकारात्मक। तो ये दोबारा करेगा तो दोबारा नहीं करेगा, ये दोबारा नहीं करेगा वो काम, क्योंकि उसे उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन ये तो हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि व्यवहार सामने आ जाने के बाद प्रबंधन किया जाता है। देखिए जब कोई व्यवहार इस तरह से, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। जो व्यवहार भी इस तरह का प्रबंधन किया जाता है, देखिए व्यवहार की तरफ से ही कह सकते हैं कि जब वो कोई व्यवहार अच्छा करेगा, जब अच्छा करेगा तो हम उसके साथ वही क्रिया अपनाएंगे जो सकारात्मक हुई। तो इसलिए ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, जो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिक मूल्यों की दृष्टि से, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को नैतिक बनाए। नैतिक मूल्यों से ही संबंधित है यही कि स्वयं जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो से नैतिक होना चाहिए। नैतिक यानी कि उसमें अच्छे गुण होना चाहिए, तभी तो छात्रों को अच्छे गुण दे सकता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन का जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण। कहते हैं कक्षा कक्ष में हमेशा शिक्षण कैसा होता है? छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्लियर। तो विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? यहाँ पर समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, और छात्रों के लिए संभावित सामग्री व संसाधनों को जुटाना, छात्रों को उपकल्पना निर्माण में मदद करना। देखिए यहाँ पर कोई बालक है, उसको आप पढ़ाएंगे तो कई प्रकार की समस्याएं आप उनके सामने रखेंगे, तो आप उस समस्या को हल करेंगे। समस्या को जब उसको आप समस्या समझा देंगे ये समस्या है, तो आप बालकों को क्या करेंगे, तभी तो आप बालकों को समझा पाएंगे। उसको समझ में नहीं आएगी समस्या क्या है तो आप बालकों को समझाएंगे क्या?
तो यही क्वेश्चन कैसा है कि इसमें तीनों ऑप्शन जो हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।